नमस्कार। आज हम संसदीय समितियां विषय पर चर्चा करेंगे। संसदीय समितियां संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत संसद के कार्य संचालन के लिए संसदीय समितियां आवश्यक हैं। ये समितियां संसदीय कार्य का निर्वहन सरल, कुशल और उचित बनाती हैं। संसद के विवेचन में ये दक्षता और विशेष अनुभवों का समावेश करने में सहायक होती हैं। संसद में विचारार्थ प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के संबंध में जनमत की सूचना समितियों के द्वारा ही संसद तक पहुंचती है। सरकार द्वारा जो विभिन्न विधान प्रस्तावित किए जाते हैं, उनमें विरोधी दलों का उचित सहयोग इन्हीं समितियों के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में विधायिका पर बहुत कार्यभार है, अतः संसद के कार्य संचालन में सहायता के लिए समितियों की व्यवस्था भारत में भी की गई है। सामान्यतः संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं: स्थायी और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियों का गठन एक निश्चित समय के लिए होता है और इनका कार्य अनवरत रूप से चलता रहता है। तदर्थ समितियों का गठन एक निश्चित कार्य के लिए तदर्थ आधार पर होता है तथा कार्य समाप्त कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने पर उसका अंत हो जाता है। संसद के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के अनुसार संसद की समितियों का गठन किया जाता है। प्रमुख संसदीय समितियां निम्न हैं। प्रथम समिति है कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के विषयों पर विचार करने के लिए यह समिति सदन के प्रारंभ में ही स्थापित की जाती है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं तथा सदन का अध्यक्ष इसका सभापति होता है। इसमें सदन के विभिन्न दलों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाता है। इस समिति का कार्यकाल निश्चित नहीं है। व्यवहार में प्रतिवर्ष मई में नई समिति गठित की जाती है। दूसरी है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति। इस समिति में भी 15 सदस्य होते हैं, जिन्हें स्पीकर मनोनीत करता है। इनकी अवधि 1 वर्ष की होती है। उपाध्यक्ष इस समिति का सभापति होता है। इस समिति का मुख्य कार्य सरकारी सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तावित विधेयकों की जांच करना, उन्हें श्रेणीबद्ध करना, उन पर विचार हेतु सिफारिश करना तथा उनके लिए समय सीमा निर्धारित करना है। लेखों के व्यय के रूप में जिस राशि का वितरण दिखाया गया है, वह वैधानिक रीति से उपलब्ध थी तथा जिस सेवा या प्रयोजन के लिए वह व्यय की गई है, इसके लिए निर्धारित थी। व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है। प्रत्येक पुनर्विनियोग इस विषय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुकूल किया गया है। इसका यह भी कर्तव्य है कि वह सरकारी निगमों, निर्माण संस्थाओं, स्वायत्तशासी एवं अर्ध स्वायत्तशासी के लेखा वितरण और लाभ हानि खातों सहित आय व्यय की जांच करे। उन मामलों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना, जिनके संबंध में राष्ट्रपति ने उससे किन्हीं प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करने की या भंडार के और स्कंद के लेखों की परीक्षा करने की अपेक्षा की हो। वास्तव में यह समिति एक विशेषज्ञ संस्था है और यह नियंत्रक महालेखापाल से निकट संपर्क बनाए रखती है। यह समिति अपनी कार्यवाही एक न्यायालय के समान करती हुई अपने कार्यों को समस्त दलीय विचारों से अलग बनाए रखती है। इसकी उपयोगिता इस अर्थ में है कि इसका प्रतिवेदन सरकार के लिए चेतावनी का काम करता है। अगली है विशेषाधिकार समिति। 15 सदस्यीय इस समिति का गठन सदन के प्रारंभ में स्पीकर द्वारा की जाती है। इस समिति का कार्य सदस्यों की विशेषाधिकारों के हुए अतिक्रमण की जांच करती है। अगली है प्रदत्त विधायन संबंधी समिति। संसद कानून, विभिन्न विभागों तथा प्राधिकारियों को विनियम, नियम, उपनियम अथवा उपविधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इस समिति का उद्देश्य मंत्रियों के प्रदत्त व्यवस्थापन संबंधित अधिकारों का निरीक्षण करना और उसके संबंध में सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। 15 सदस्यीय इस समिति के सदस्यों की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए स्पीकर द्वारा की जाती है।
मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते। अगला है सरकारी आश्वासन समिति। मंत्रियों द्वारा समय समय पर सदन को दिए गए आश्वासनों, वचनों अथवा प्रतिज्ञाओं आदि की छानबीन करने और इन बातों को पर प्रतिवेदन देने के लिए 15 सदस्यीय इस समिति की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए स्पीकर द्वारा की जाती है। इस समिति के प्रमुख कार्य हैं मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों और वचनों का परिपालन किया गया है एवं जहां परिपालन किया गया है वह उस प्रयोजन के लिए आवश्यक कम से कम समय में हुआ है या नहीं। अगली समिति है सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति। यदि कोई सदस्य सदन की बैठक में अनुपस्थित रहना चाहे तो उसे सदन की अनुमति लेनी पड़ती है। इस हेतु प्रस्तुत उसके आवेदन पत्र पर समिति विचार करती है। जब कोई सदस्य सदन की बैठक में 60 या अधिक दिनों के लिए अनुपस्थित रहता है तब उसका मामला इस समिति को सौंप दिया जाता है। समिति यह निर्णय लेती है कि उसका स्थान रिक्त घोषित किया जाए अथवा उसकी अनुपस्थिति माफ़ कर दी जाए। इस समिति में भी 15 सदस्य 1 वर्ष के लिए स्पीकर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर है परवर समिति। तदर्थ समितियों में यह सबसे प्रमुख समिति होती है। इस प्रकार की समिति का निर्माण किसी विधेयक पर विचार करने के लिए होता है। इसके लिए सदन में यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अमुक विधेयक को परवर समिति के सुपुर्द किया जाए। इस प्रकार परवर समिति की नियुक्ति आवश्यकता पड़ने पर तथा विभिन्न विधेयकों पर विचार करने के लिए अलग अलग की जाती है। यह समिति विशेषज्ञों का विचार सुनती है, गवाहियाँ लेती है तथा संबंधित कागजातों की जांच करती है। तदोपरांत वह सदन को अपना विवरण प्रस्तुत करती है। भारतीय संसद की स्थायी समितियां निम्न हैं। प्राक्कलन समिति। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली द्वारा होती है। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य से संसद प्राक्कलन समिति की नियुक्ति करती है। इसके प्रमुख कार्य हैं यह रिपोर्ट करना कि धन की बचत, संगठन में उन्नति, प्रशासन में सुधार या परिवर्तन किस प्रकार संभव है, प्रशासन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना, इस तथ्य की जांच करना कि प्राक्कलनों में निहित नीति की सीमा के अंतर्गत धन का वितरण भलीभांति किया गया है या नहीं, प्राक्कलन किस रूप में संसद में प्रस्तुत किए जाएं, इस विषय पर सुझाव देना। यह समिति अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने को अनेक उप समितियों में विभक्त कर लेती है और प्रत्येक उप समिति के अधीन निश्चित सरकारी विभाग होते हैं। जब बजट की एक मद पर संसद में मतदान होता है तो इस समिति की रिपोर्ट बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होती है। यह समिति इतनी महत्वपूर्ण है कि सरकार को अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने में इसका योगदान रहता है। यह समिति स्वेच्छा से सरकार के किसी भी विभाग का चयन परीक्षा के लिए कर सकती है। अगली है याचिका समिति। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जिन्हें स्पीकर मनोनीत करता है। स्पीकर सदन के प्रारंभ में यह समिति बनाता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। सदन के पास जनता द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इसका संबंध लोकसभा के सामने लंबित कार्य अथवा सामान्य हित के विषय से संबंधित बात से रहता है। इन याचिकाओं पर विचार करने के लिए याचिका समिति का गठन किया जाता है। यह समिति द्वारा सौंपी गई याचिका पर विचार करके और उसकी छानबीन करके उस पर अपनी रिपोर्ट सदन को पेश करती है। यदि उपाध्यक्ष इसका सदस्य होता है तो वही इसका अध्यक्ष बन जाता है। फिर है लोक लेखा समिति। यह समिति प्राक्कलन समिति के जुड़वां भाई के समान है। जिस प्रकार प्राक्कलन समिति प्राक्कलन का परीक्षण करती है, उसी प्रकार लोक लेखा समिति सार्वजनिक धन के व्यय का निरीक्षण करती है। इसमें संसद के 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य लिए जाते हैं। सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार तथा 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है। यह समिति
प्रतिवर्ष संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में नियुक्त की जाती है। यह समिति सरकार के सभी वित्तीय लेन देन संबंधी खातों की जांच करती है। भारत सरकार के विनियोग लेखों और उनके नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की छानबीन करते समय समिति यह समाधान करती है। फिर है नियम समिति। यह समिति सदन के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया संबंधी मामलों पर विचार करती है। इसे नियमों में आवश्यक संशोधन तथा वृद्धि करने के लिए अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त है। सभापति इस समिति का पदेन सदस्य होता है। समिति के 15 सदस्य स्पीकर द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संसद की समितियों के विषय में कुछ उल्लेखनीय तुलनात्मक बातें हैं। उपयुक्त वर्णित अनेक समितियां परवर समिति को छोड़कर 1 वर्ष की अवधि के लिए ब्रिटेन की समकालीन समितियों के समान हैं। इसके अतिरिक्त संसदात्मक पद्धति के होते हुए भी भारतीय लोकसभा ने इंग्लैंड या अमेरिका के समान स्थायी समितियों की व्यवस्था नहीं की है। ब्रिटेन में 6, अमेरिका में 19 और फ्रांस में 18 स्थायी समितियां हैं। यह अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि अमेरिका की तुलना में भारतीय लोकसभा की समितियां कम शक्तिशाली हैं। इस दृष्टि से भारतीय समितियां ब्रिटिश समितियों के अधीन अधिक समीप हैं। अंत में ब्रिटेन में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विरोधी दल का नेता होता है। यहाँ भारत में ऐसा नहीं होता है। धन्यवाद।